हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न एज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारे दिसंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम लोग न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स देख लेते हैं कि इस बार की गवर्नमेंट स्कीम्स में क्या क्या टॉपिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स आपके या तो जिस भी पार्ट में आता है, जैसे कोई भी आपका इकोनॉमिक पार्ट में आता है, ये आप देख लो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है, ये आपके इकोनॉमिक सेक्शन में आता है। तो आपको इकोनॉमी जब भी देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका GS3 पेपर में हो, मेंस में, या फिर आपका प्रीलिम्स में जो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो उसमें इस तरीके के जो योजना होते हैं उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। साथ ही आप देखो जल जीवन मिशन है। जल जीवन मिशन एक बहुत ही अच्छी ये एक आपका कह सकते हैं कि अ, अभी पता चलेगा जब हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्कीम देख लेते हैं, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जितनी भी आत्मनिर्भर भारत के ऊपर जितनी भी आर्टिकल थी, आई होप कि आपने अच्छे से देखा होगा। हर एक मंथ की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब हमारी जितनी भी तरीके की जो डाइवर्सिफाई किया जाएगा इकॉनमी में, वो सब कुछ बेस्ड होगा आपका आत्मनिर्भर, ना कि इकॉनमी में आप इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो, आप सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो। हर एक चीज़ में आप आत्मनिर्भर भारत को ज़रूर लिंक कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ा ये, इसको आप अम्ब्रेला टॉपिक कह सकते हो। एक अम्ब्रेला स्कीम होती है ना, जो कि सबसे बड़ी स्कीम होती है, उसके अंदर सब पार्ट्स होते हैं। तो उस तरीके का आप लोग समझ सकते हो। बात करेंगे इसमें रोजगार योजना, इट मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है। तो क्या रखा गया है, अभी यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसको दिसंबर मंथ में आपका लाया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस स्कीम का पहले ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव तो आप लोग नाम से ही समझ रहे हो, कोई भी स्कीम का नाम से समझने का कोशिश कीजिए तो आप लोग ऑब्जेक्टिव नहीं भूलेंगे। कहने का मतलब है कि रोजगार योजना इट मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करने के लिए लाया गया है। अब एम्प्लॉयमेंट लाया गया है तो कहाँ पे इसको लाने की बात की जा रही है, तो फॉर्मल सेक्टर में, और साथ ही साथ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के लिए इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा। इट मीन्स कि नए नए अपॉर्चुनिटी निकल कर आए, नए नए लोगों को यहाँ पे नए तरीके की एम्प्लॉयमेंट भी मिले, उसके लिए यहाँ पे इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा। और क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 एक ऐसा फेज़ था पैंडेमिक का, जिसमें काफ़ी लोगों की जॉब चली गई, काफ़ी लोगों की ज़िंदगी जो है अस्त व्यस्त हो गई। तो उसको फिर से रिकवर करने के लिए, और हमारे इकोनॉमिक हालत तो आप देख ही रहे हो, GDP की स्थिति आप लोग देख ही रहे हो, तो इन सारी चीज़ों को रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे यहाँ इतनी पॉपुलेशन है, उसमें से भी हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट ज़रूर दिया जाए। तो इसीलिए रोज़गार रहेगा तभी हमारे यहाँ लोग जो है बेटर तरीके से काम कर पाएंगे, अर्न कर पाएंगे, और हमारी जो कैपिटल है वो बेटर तरीके से बढ़ पाएगी, और हमारा जो आज के डेट में नेशन है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में काउंट होते हैं, वो डेवलप कंट्रीज़ में काउंट हो सकेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए लाया गया है। और साथ ही साथ आप देखो ये जो लाया गया है, ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंदर 3.0 जो यहाँ पे पैकेज था, वो बेसिकली जो निर्मला सीतारमन जी है फाइनेंस मिनिस्टर आज की डेट में, उनके द्वारा ये लाया गया है। इस स्कीम्स के द्वारा क्या है कि यहाँ पे इंसेंटिवाइज किया जाएगा। इंसेंटिवाइज कहने का मतलब होता है ना कि जैसे आप कुछ एक्स्ट्रा काम करते हो ना, तो आपको प्रेज़ किया जाए। इट मीन्स कि आपको पैसे के फॉर्म में दिया जाए कि ठीक है, आप लोग यहाँ पे अगर एक दिन में 5 क्वेश्चंस आप लोग लिख रहे हो, तो इट मीन्स कि आपको थोड़ी तो शाबाशी मिलनी चाहिए ना। तो खुद को आप शाबाशी दो, मैं तो आकर आप लोगों को नहीं दूंगी, लेकिन हाँ, खुद को ज़रूर शाबाशी दीजिए कि हाँ, आज की जो आपकी डेली रूटीन थी वो आपने पूरी की, आपका जो टारगेट था आज आपने उसको पूरा किया। तो खुद को शाबाशी सोने से पहले एक बार देना चाहिए। तो क्या किए, आप खुद को इंसेंटिवाइज किए। अब हालांकि इंसेंटिवाइज जो है ना, वो पैसे के फॉर्म में आता है। तो वही चीज़ है कि आप अच्छे से काम करोगे, तो जैसे कहीं पे भी आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, या फ्रीलांसर में अगर आप लोग प्रोजेक्ट वगैरह भी किसी का देख रहे हो, तो उसके लिए आपको पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंसेंटिवाइज करना एम्प्लॉयर्स के लिए। और साथ ही साथ जो EPFO है, जिसकी बहुत सारे लोग तैयारी भी कर रहे होंगे, इस बार UPSC की तरफ से वैकेंसी भी निकली थी। हालांकि 2020 में नहीं हुई है, लेकिन मई में उसकी एग्ज़ाम है। तो EPFO के साथ रजिस्टर्ड होना, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे देना, वो भी न्यू एम्प्लॉयज़ को, और री एम्प्लॉय करना, यानी कि जो लोगों की जॉब चली गई है उनको फिर से यहाँ पे जॉब प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये सारा काम है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट से ही रिलेटेड है। नए रोजगार प्रोवाइड करना, नए रोजगार की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रोवाइड करना, इंसेंटिवाइज करना, और जो लोगों की रोजगार चली गई है उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, अब इसकी फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि इस योजना का बेनिफिट क्या है।
इस योजना से सबसे पहले बेनिफिट होगी कि यहाँ पे हम लोग 1000 एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉइंग कर पाएंगे, यानी कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे दोनों तरीके से पे करेंगे। 12% एम्प्लॉयज़ और 12% एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशंस होगा वेजेस का। और ये कहाँ से, तो ये ईपीएफओ है ना, यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो है, जो कि आप लोग देखो इसमें क्या है कि 12% जो है एम्प्लॉयर्स को कंट्रीब्यूट किया जाएगा और 12% एम्प्लॉयज़ को। इट मीन्स कि पहले ये शायद 10% था, लेकिन अब ये आपका जो है ना 12% दिया जाएगा। और 24% जो वेजेस है वो ईपीएफओ का होगा। इन रिस्पेक्ट किस लिए, तो यहाँ पे न्यू एम्प्लॉयज़ 2 साल के लिए यहाँ पे लाया जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जैसे कोई भी सरकारी नौकरी काम करते हैं ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके सैलरी से कुछ परसेंट जो है पीएफ के फॉर्म में कटता है, जिसको ईपीएफओ के द्वारा यहाँ पे रजिस्टर्ड कराया जाता है। तो उनके अकाउंट में ये आपका डेबिट होते रहता है, ठीक है, सॉरी उनके अकाउंट में ये क्रेडिट होते रहता है। तो पीएफ कहते हैं, प्रोविडेंट फंड कहते हैं इसे। लेकिन ये आप लोग का पहले कितना था, 10% ये आपका अकाउंट में ये जाता था। तो इससे क्या होता है ना कि जब रिटायरमेंट के बाद जब पेंशन मिलती है ना, तो पेंशन किससे मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, यही मिलता है कि उनका जितना भी सैलरी है उसका कुछ परसेंट जो है वो कट फट के ये सब एक अलग से अकाउंट में आपका सेव होता है, जो आपका रिटायरमेंट के बाद भी आप आराम से जो है टेक केयर कर सको, कुछ सैलरी के फॉर्म में आपको मिलते रहता है। तो उसको प्रोविडेंट फंड कहते हैं। और प्रोविडेंट फंड जो मेंटेन करते हैं उसको ईपीएफओ कहते हैं, यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10% देना था, दिया जाता था। लेकिन अब सरकार क्या करेगी ना कि यहाँ पे ज़्यादा देगी, यानी कि 12% एम्प्लॉयज़ को और 12% यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को देगी। जितना वेजेस है ना उसको 12% और यहाँ पे देगी। तो इससे क्या होगा कि लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो आपका देखने को मिलेगा कि उनके लिए है जहाँ पे 1000 एम्प्लॉयज़ है। लेकिन वैसे इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयर है, जहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट वहाँ पे सिर्फ ईपीएफ का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ यहाँ पे जो है पे करेगी और 12% वेजेस देगी न्यू एम्प्लॉयर्स के लिए और 2 साल के लिए, ठीक है। तो 2 साल जैसे आप कोई नया गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करते हो तो आपको सिर्फ गवर्नमेंट जो है ना 12% आपके वेजेस का 2 साल के लिए देगी। और यही चीज़ आपका यहाँ पे भी कहा गया, यानी कि 24% जो वेजेस का है ना वो यहाँ पे न्यू एम्प्लॉयर के लिए 2 साल के लिए दिया जाएगा। लेकिन जो पुराने एम्प्लॉयर है जिनको 10% दिया जा रहा था, अब उनको 12% दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि सरकार जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोगों तक पहुँचाया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब इसके अंदर बेनिफिशरीज कौन कौन है जो इसका लाभ उठा सकते हैं। वैसे एम्प्लॉयर जिनकी मंथली वेजेस 15,000 से कम है और जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है उनको रजिस्टर्ड नहीं किया गया है और वो इसके अंदर काम नहीं कर रहे थे। और वो कब, तो 1 अक्टूबर 2020 के पहले काम नहीं कर रहे थे। और ना उनके पास जो है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है। जो पीएफ अकाउंट होते हैं ना उसके लिए एक आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। तो वैसे लोग जिनका यहाँ पे रजिस्टर्ड भी नहीं था ईपीएफओ के तहत, और वैसे लोग जिनके पास यहाँ पे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं है, तो वैसे लोगों को यहाँ पे सरकार जो है, और 15,000 से कम है तो वैसे लोगों को सरकार यहाँ पे बेनिफिशरीज रखी है। साथ ही कोई भी ईपीएफ मेंबर जिनके पास यहाँ पे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, यानी कि जो यहाँ पे मंथली वेजेस जिनका 15,000 से कम है, लेकिन हाँ उनके पास यहाँ पे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, तो वो यहाँ पे जो है कोविड-19 के समय भी वो वो यहाँ पे एग्जिट हो गए थे एम्प्लॉयमेंट से, तो उनको भी यहाँ पे जो है ना इस तरीके का प्रावधान रखा गया कि वो भी यहाँ पे बेनिफिशरीज है, यानी कि दोनों लोगों के लिए रखे हैं। सबसे पहली तो क्राइटेरिया यही याद रखना है कि 15,000 से कम वेजेस है। अब 15,000 से कम वेजेस है, लेकिन आप अगर रजिस्टर्ड नहीं है ईपीएफओ के साथ तो भी आपको यहाँ पे सरकार देखेगी। और आपके पास अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिल जाएगा। तो अगर आपके पास रजिस्टर्ड हो और आप यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होल्डर हो तो भी आपको सरकार यहाँ पे देखेगी, और तब देखेगी जब आप कोविड-19 के कारण आपकी जॉब चली गई थी, ठीक है। तो वैसे लोगों को यहाँ पे प्रावधान दिया गया है कि वैसे लोग यहाँ पे बेनिफिशरीज है और लुफ्त उठा सकते हैं। अब यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट्स जो है उसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, तो इस्टेब्लिशमेंट आप देखो कि यहाँ पे ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। और अगर वो न्यू एम्प्लॉयर्स को ऐड कर रहे हैं, पहले जितना भी उनका बेसिस था 2020 सितंबर में, तो उसमें भी देखा जाएगा कि मिनिमम 2 न्यू एम्प्लॉयर्स को दिया जाएगा अगर रेफरेंस बेस जो है 50 एम्प्लॉयज़ है या फिर इससे कम है। यानी कि नए नए लोगों को अगर ऐड करना है किसी कंपनी में तो 50 लोग को ऐड करना है, या फिर मान लीजिए कि 40 लोग को ऐड करना है, तो इसमें से 2 लोगों को यहाँ पर न्यू एम्प्लॉयर्स को दिया
जाएगा मिनिमम, और फिर मिनिमम 5 न्यू एम्प्लॉयर्स को दिया जाएगा अगर उनका यहाँ पे बेस कितना है तो 50 से ज़्यादा। इट मीन्स कि न्यू लोगों को अगर ज्वाइन कर रहे हैं और वो 50 से ज़्यादा है, 50 है या फिर 60 है या फिर 17 18 जैसे भी है, तो वहाँ पे मिनिमम जो है ना 5 लोगों को दिया जाएगा। यानी कि अगर कम लोग यहाँ पे न्यू ऐड हो रहे हैं तो कम लोग को दिया जाएगा, मिनिमम तो 2 को दिया जाएगा, मैक्सिमम का यहाँ पे लिमिट नहीं रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि अगर ज़्यादा है 50 से ज़्यादा है तो यहाँ पे मिनिमम 5 न्यू एम्प्लॉयर्स को यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का इस्टेब्लिशमेंट होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे सब्सिडी सपोर्ट भी दिया जाएगा। सब्सिडी सपोर्ट क्या होता है कि सरकार के द्वारा जो है ना किसी चीज़ को लेने में छूट दिया जाता है। जैसे कि आप 1000 का सिलेंडर गैस खरीदते हो तो उसमें से सरकार क्या करती है कि आपके अकाउंट में जो है ना 200 समथिंग आपके अकाउंट में वो क्रेडिट कर देती है। इट मीन्स कि आप कितने का सिलेंडर परचेज़ किए, 700 समथिंग का आप सिलेंडर परचेज़ किए, तो ये सब्सिडी के फॉर्म में दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो यहाँ भी सरकार जो है सब्सिडी यहाँ पे सपोर्ट देगी, जो भी न्यू एम्प्लॉयज़ होंगे उनको ही दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये जो आत्मनिर्भर भारत आपका रोजगार योजना लाया गया है, तो ऐसा थोड़ी है कि ये पहली बार इस तरीके की योजना है या फिर ऐसा EPFO के द्वारा पहले कभी भी कोई प्रोग्राम नहीं लाया गया होगा। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका इस तरीके से है ना कि जितने भी बेनिफिशरीज़ को यहाँ पे रोज़गार योजना के तहत रोज़गार मिल रहा है, तो आगे चलकर या फिर पहले से अगर EPFO की किसी और तरीके की योजना है जो कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, तो वो ऐसा काम करते हैं कि दोनों योजना में दोनों में जो बेनिफिशरीज़ है वो ओवरलैपिंग ना करे, इस चीज़ का ख्याल ये लोग रखते हैं। साथ ही साथ आप देखो कि ये जो स्कीम है ना, इसमें गवर्नमेंट को टोटल खर्च कितने करने पड़ेंगे, तो 22,810 करोड़ यहाँ पे खर्चने पड़ेंगे। नोट आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ये नोट। एक सिमिलर स्कीम है जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, जिसको 2016 में लॉन्च किया गया था और 2019 तक ही ये वैलिड था, जिसके तहत ये कहा जाता है कि 1.21 करोड़ फॉर्मल जॉब्स जो है क्रिएट किया गया है। फॉर्मल जॉब्स, इनफॉर्मल जॉब्स दो तरीके के होते हैं। ठीक है, फॉर्मल जॉब्स आप लोग जानते हो, जो सरकार के अंदर आप काम करोगे गवर्नमेंट के अंदर, और बाकायदा ऐसे जॉब्स होते हैं जिसमें कि आपको हॉलीडे भी इंजॉय करने दिया जाता है, आपकी सैलरी फिक्स होती है, आप संडे इंजॉय करते हो, एक लिमिट आवर में आपका फिक्स्ड आवर्स होता है काम करने का। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर, जिसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहते हैं, वहाँ पर ना आपका हॉलीडे आप सेलिब्रेट करते हो, ना आपका फिक्स्ड आवर्स होता है, जितना ज़्यादा काम कीजिएगा उतना ज़्यादा कमाइएगा। तो इस तरीके के, और ना ज़्यादा गवर्नमेंट की जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। तो यहाँ पे जो जॉब क्रिएट किया गया था प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, तो ये 2019 तक ही था, और कहा जा रहा है कि इसके तहत 1.21 करोड़ फॉर्मल जॉब्स क्रिएट किए गए। इसके तहत आप देखो कि गवर्नमेंट जो है ना जस्ट 12% जो एम्प्लॉयर्स की शेयर थी वही बस यहाँ पे दिया गया था। तो ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा भी यहाँ पे काफ़ी प्रोत्साहन करने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए काम किया गया था। तो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दिस टू योजनास। एक तो अभी है जो कि आपका आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है डायरेक्ट, और ये है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो टोटल आप समझ गए कि इसमें क्या बातें हैं। सबसे पहली बात है यहाँ पे कि एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए है, और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए है कहाँ पे, तो फॉर्मल सेक्टर में। प्लीज़ ये सारे कीवर्ड्स है, इसको आप लोग नोट करके लिखिए, क्योंकि जब स्टेटमेंट बनाती है ना यूपीएससी, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं ना कि इनफॉर्मल लिख देगी, और आप वहाँ पे देखोगे नहीं, आपको लगेगा कि हाँ हाँ ये तो एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करने के लिए है। अब आप आगे पढ़ नहीं पा रहे हो एक्साइटमेंट में, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये वाली स्टेटमेंट तो मुझे आती है, और तुरंत आप करेक्ट कर दोगे। बट ऐसा मत कीजिए, यूपीएससी बहुत ही वर्ड प्ले जो होता है ना वो काम करते हैं, वो शब्दों के साथ बहुत खेलती है यूपीएससी, प्रीलिम्स में खास करके। तो उस शब्दों के खेल को आपको टटोलना है, आपको वो समझना है, उसको आपको पकड़ना है। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मल सेक्टर के बारे में। दूसरी चीज़ है कि ये आपका आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत लाया गया है। थर्ड है कि यहाँ पे न्यू लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, और साथ ही जो लोगों की जॉब चली गई है उनके लिए भी यहाँ पे समाधान रखा गया है। साथ ही यहाँ पे रखा गया है कि जो EPF है, जो PF अकाउंट होता है, जो PF फंड उसको कह सकते हैं, वहाँ पे आपका जो है 12% गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। कुछ न्यू एम्प्लॉयर्स होंगे तो उनको यहाँ पे 2 साल के लिए 24% तक का यहाँ पे फंड दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे बेनिफिशरीज भी रखा गया है कि वैसे लोग, सबसे पहले क्राइटेरिया तो यही है कि 15,000 से कम उनका वेजेस होना चाहिए, और अगर वो EPFO के साथ रजिस्टर्ड है तो भी ठीक है, नहीं रजिस्टर्ड है तो भी ठीक है। अगर रजिस्टर्ड है तो
उनके लिए भी एक क्राइटेरिया है कि उनकी जॉब ख़त्म हो जानी चाहिए थी, यानी कि कोविड-19 के कारण अगर वो जॉब उनकी चली गई है, छूट गई है, तो फिर वैसे लोगों को यहाँ पे काउंट किया जाएगा। अदरवाइज़ जो कि रजिस्टर्ड है और कोविड-19 में भी जॉब नहीं छूटी है, तो फिर वैसे लोगों को क्या देना है, ठीक है। और जिसके पास नहीं है उनको तो सरकार यहाँ पे इंक्लूड करेगी ही। और ऐसे ही अगर और भी कोई योजना चल रही है ईपीएफओ के द्वारा, तो उसमें ओवरलैप ना हो, यानी कि एक बेनिफिशरीज जो है दो तरीके के स्कीम का लाभ ना उठा सके, इसका ख्याल भी इस स्कीम के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जल जीवन मिशन, जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले ध्यान रखिए कि रिसेंटली नेशनल जल जीवन मिशन, इट मीन्स कि आप समझ रहे हो ये वाटर से रिलेटेड है। इसको डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के साथ इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है और ये पार्टनरशिप किया गया है। और यहाँ पे जो इनोवेशन चैलेंज है कि कैसे यहाँ पे पोर्टेबल डिवाइस को डेवलप करना है वाटर को टेस्ट करने के लिए, वैसा यहाँ पे कुछ इनोवेट किया गया है। तो जल जीवन मिशन की अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसका एम है कि एक फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन होना चाहिए और सारे ग्रामीण क्षेत्र के घर में। और कब तक टारगेट रखा गया है, तो 2024। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे टैप कनेक्शन होना चाहिए। जैसे आपके भी घर में टैप कनेक्शन है, जहाँ से भी आपको मन करता है आप टैप ओपन करते हो और पानी ले लेते हो। पीने का पानी अलग हो गया, वॉशरूम का अलग हो गया, आपके किचन वर्क का अलग हो गया, कुछ बाहर गार्डन में आप अलग टैप लगाते हो, तो आपके घर में क्या है, टैप कनेक्शन है। लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्र में आज के भी डेट में आप जाओगे गाँव में, तो वहाँ पर क्या है ना कि टैप कनेक्शन नहीं होता है, घर तक पानी की जो सुविधाएँ है पाइप के थ्रू वो नहीं आता है। तो काफ़ी महिलाओं को, काफ़ी लोगों को आप देखते हो कि या तो उनके घर के बगल में कुएँ होते हैं या तो हैंडपंप होता है जिससे कि वो पानी निकालते हैं और उससे वो काम करते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा आप जानते हो कि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनको। और हमारी ग्राउंड लेवल वाटर इतनी नीचे जा रही है कि उससे भी पानी जो है बहुत देर के बाद ऊपर आता है। तो इसलिए सरकार का यहाँ पे योजना है कि वो गाँव में हर एक घर तक एक टैप कनेक्शंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिसके थ्रू वहाँ पे उनको आसानी से पानी की उपलब्धि हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना है रूरल एरिया में स्पेशली, और साथ ही साथ टारगेट कब तक है, तो 2024 तक। ये तीनों की पॉइंट्स हो गए, इसको याद रखना है। अब है यहाँ पे कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, फंक्शनल यहाँ पे ऐड किया गया है क्योंकि आपको पता है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर स्कीम में ये बातें रखी गई है ना कि हाँ सिर्फ टैप कनेक्शन देना है घर पे, तो वो क्या करते हैं ना कि उस तरीके का पाइप लाकर जो है ना घर पे आपके टैप लगा देंगे, बस हो गया। तो ऐसा भी आप लोग देखते हो कि सरकार का काम होता है, आई एम नॉट जोकिंग, लेकिन ऐसा नहीं करना, फंक्शनल रखना। इट मीन्स कि ऐसा नहीं कि सिर्फ टैप लगा दी उसमें से पानी नहीं आ रहा है, तो पानी आने की भी जो व्यवस्था है ना, मैनेजमेंट है, वो बहुत सही तरीके से करने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ पर भी फोकस किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप लोग देखो कि यहाँ पर कहा गया है कि हाउस होल्ड जो टैप कनेक्शन है ना, वो एटलीस्ट यहाँ पे 55 लीटर पर कैपिटा पर डे यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, और जितना भी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी है उस हिसाब से। साथ ही यहाँ पे फंक्शनल टैप कनेक्शन होगा सारे स्कूल्स में, जितने भी गांव के स्कूल होते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स में, जीपी बिल्डिंग में, हेल्थ सेंटर्स में, वेलनेस सेंटर्स में। तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी बड़े बड़े जगह है वहाँ पे भी आपको टैप कनेक्शंस देखने को मिलेंगे। साथ ही फंक्शनली इसको मॉनिटर भी करना है, यानी कि देखना है कि कहाँ पे टैप कनेक्शंस अगर गया है तो वहाँ पे पानी आ रही है कि नहीं आ रही है। कई बार आप लोग भी अपने घर पे देखते हो कि वहाँ पे टैप कनेक्शन लग गया है लेकिन पानी की फोर्सेस कम होती है, या फिर समटाइम्स पानी आती भी नहीं है, चढ़ती भी नहीं है, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको टाइम टू टाइम इसको मॉनिटर करना ज़रूरी है। साथ ही ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए यहाँ पे एम्पावर भी करना है। और किस सेक्टर्स में, जहाँ पे आप देखो कि कंस्ट्रक्शन का डिमांड बढ़ते जा रहा है, प्लम्बिंग का काम हो बेटर तरीके से, इलेक्ट्रिकल हो, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट किया जाए, वाटर ट्रीटमेंट किया जाए, कैचमेंट प्रोटेक्शंस किया जाए, तो इन सारे फील्ड में भी बहुत अच्छे तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों में अवेयरनेस लेकर आए। और अवेयरनेस किस चीज़ की, तो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर। इट मीन्स कि पानी ऐसा पिए जो साफ़ सुथरा हो। जैसे आज की भी डेट में आप लोग देख रहे हो कि ग्राउंड वाटर की जो पानी है ना, वो भी कहीं ना कहीं दूषित हो गई है, पॉल्यूटेड हो गई है। पहले कहा जाता था कि शुद्ध जल जो होता है वो हमारे ग्राउंड वाटर से ही मिलता है, बट आज की डेट में ऐसी बातें गलत हो चुकी है, क्योंकि आप देखते हो कि पानी कितने ज़्यादा जो है केमिकल्स से मिल चुके हैं। कई बार आपको आर्सेनिक कंटामिनेशंस देखने को मिलेंगे, कई बार क्लोरीन कंटामिनेशंस है। तो इतने सारे जो कंटामिनेशंस हो जाते हैं उसके कारण आप लोग देखो कि डायरेक्ट आप लोग हैंडपम्प का जो पानी होता है वो नहीं आप पी सकते हो। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पानी साफ़ नहीं पियोगे तो वाटर बॉर्न जो डिजीज़ेज़ है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि कॉलरा, टाइफाइड, ये सब जो है गंदा पानी पीने से ही हो जाता है। तो साफ़ पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिक जो चीज़ें हैं ना उस पर यहाँ पे फोकस करने की बात की गई है। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव है, बट की फीचर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जो जल जीवन मिशन है ना,
पहले ये कोई नया स्कीम नहीं है, पहले स्कीम था नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, जिसको 2009 में लॉन्च किया गया था। ये उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। जैसे आज की डेट में व्हाट्सएप पॉलिसी आप देख रहे हो ना, अपग्रेडेड वर्जन आ रहा है, ठीक है, अपडेट करके आ रहा है उसमें। तो अब एक चीज़ और है, हाँ, अपग्रेड और अपडेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अभी आप पॉज करो और जो भी दिमाग में आ रहा है उसको कमेंट करने का ज़रूर कोशिश कीजिए। अपने माइंड को ना हमेशा एक्सरसाइज में रखिए। इससे क्या होगा ना कि आप बहुत एक्टिव फील करोगे, कभी भी लो फील नहीं करोगे। तो सोचिए कि अपग्रेड और अपडेट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, मैं 2 मिनट का टाइम आप लोगों को देती हूँ। तो अब मैं बताती हूँ कि अपडेट और अपग्रेड में क्या होता है। देखिए, अपडेट कहने का मतलब होता है ना कि सेम एप्लीकेशन है और उसमें कुछ न्यू फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं, तो उसको अपडेट कहते हैं। जैसे टाइम टू टाइम आप व्हाट्सएप की जो मतलब कि व्हाट्सएप हो गया, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट, सबको आप अपडेट करते हो गूगल प्ले स्टोर से, और अपडेट का आपका जो है ना नोटिफिकेशन भी आता है कि इसमें कुछ न्यू अपडेट चाहिए। जैसे अगर आप लोग भीम ऐप यूज़ करते हो तो उसमें आप लोग देखोगे कि हर 10-15 डेज़ में अपडेट करने के लिए आता है, ठीक है। तो वो अपडेट क्या होता है ना कि सेम ही ऐप है लेकिन उसमें कुछ न्यू फीचर्स ऐड ऑन हो गए। लेकिन अपग्रेड कहने का मतलब है ना कि एक स्टेप अप हो गया। इट मीन्स कि आप लोग अपग्रेड हो गए हैं। कहते हैं ना कि पहले जो है हम लोग किटकैट यूज़ करते थे, लेकिन आज के डेट में आप लोग देख रहे हो कि एंड्रॉयड 11 तक आ चुका है। तो वही चीज़ क्या होता है, एंड्रॉयड अपनी वर्जन को अपग्रेड करता है। इट मीन्स कि आपको बहुत सारे जो है बिल्कुल न्यू आप लोगों को फ्रेमवर्क देखने को मिलता है। आप जब किटकैट से लॉलीपॉप में आए होंगे तो भी आपको बहुत न्यू फ्रेमवर्क देखने को मिला होगा। उसकी फ़ीचर्स, उसका काम करने का तरीका, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जाती है। यानी कि एक नया चीज़ आपको मिल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अपग्रेड। फुल्ली वो नया नहीं होता है। पहले पिछले जो होता है ना, जैसे किटकैट से लॉलीपॉप में आप आए तो किटकैट में भी कुछ जो है ना उसकी फ़ीचर्स आपको लॉलीपॉप में देखने को मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जब चेंज कर दी जाती है, सिक्योरिटी पॉइंट्स ऑफ व्यू से ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, तो उसको हम लोग अपग्रेड वर्जन कहते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग हमेशा अपग्रेड करते हो, लेकिन जो एप्लीकेशन होता है उसको आप अपडेट करते हो, अपग्रेड नहीं करते हो। अपग्रेड करोगे तो कुछ नया नया एप्लीकेशन में चले जाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, याद रखिएगा। तो ये क्या किया गया, अपग्रेड वर्जन, यानी पहले किटकैट था, अब आप लोग जो है ओरियो वगैरह उससे भी आगे जो है, मुझे याद तो नहीं आ रहा है, लास्ट मैंने ओरियो देखा था, नॉगट देखा था। अब एंड्रॉयड 11 है, तो उसकी एंड्रॉयड 11 तो एंड्रॉयड 11 ही कहते हैं उसे। तो इस तरीके से अपग्रेड हो रहा है। तो वही ये भी आपका जल जीवन मिशन जो है एक नया तरीके से देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारी नई बातें रखी गई है। तो कंपोनेंट देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। देखिए, मैं इतना आपको एलेबोरेट करके इसलिए बताती हूँ ना कि चीज़ें आपको याद रहे, और इस तरीके से सिंपल एग्जाम्पल इसलिए मैं देती हूँ ना कि आपको कभी ना कभी एग्जाम में भी अगर इस तरीके का स्टेटमेंट बनाया जाए कि जल जीवन मिशन जो है अपग्रेडेड वर्जन किसी और का है, कोई और स्कीम का नाम दे दे, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या स्कीम था उस समय, क्या बातें आप पढ़े थे, कहाँ लेक्चर सुने थे। ये सारी चीज़ें ना स्ट्राइक करती है एग्जाम में, नो डाउट। आप लोग जब इस चीज़ को दिल से पढ़ोगे, याद करोगे और भूलने की कोशिश भूल जाओगे ना, तो आप लोग इस चीज़ को रेलिवेंट कर पाओगे उस समय, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या है कि सबसे पहले तो आप समझ गए कि पाइप्ड वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि पहले तो पाइप आप घर तक पहुँचाओ। उसके बाद क्या है कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज आप लोग वहाँ तक पहुँचाओ, इसको डेवलप करो। साथ ही साथ आप लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। टेक्नोलॉजी के बिना तो आज के डेट में कुछ भी नहीं हो सकता, और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल इसलिए करना है कि बहुत ज़्यादा जो पानी कंटामिनेट हो गया है ना, उसको फिर से प्योर करना है। साथ ही ग्रे वाटर मैनेजमेंट करना है। इट मीन्स कि डोमेस्टिक जो नॉन फीकल वेस्ट वाटर है उसको यहाँ पे सही तरीके से मैनेज करना है। कुछ यूटिलिटीज़ को डेवलप करना है। वाटर क्वालिटीज़ लेबोरेटरीज़ होनी चाहिए, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग होनी चाहिए, सर्विलांस होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो ये सारी तो पॉइंट्स ऐसी है जो कि हर एक आंसर राइटिंग में आप लोग को इंक्लूड करना ही है। सेकेंड, यहाँ पे क्या है कि कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच रखा गया है। इट मीन्स कि आप देखो कि हमारे संविधान में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अब ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें क्या बातें रखी गई है, उसमें हमारे यहाँ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लाया गया है। अब इसमें जो ड्रिंकिंग वाटर की जो यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे आपका इंक्लूड किया गया है 11th शेड्यूल में। आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे संविधान में पंचायती राज लाया गया तो पंचायती राज के साथ साथ एक नया अमेंडमेंट आया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। साथ ही साथ एक नया पार्ट आया जिसको 9th A कहते हैं। साथ ही एक नया आपका शेड्यूल ऐड हुआ हमारे संविधान में जिसको 11th शेड्यूल कहते हैं। तो उसके अंदर ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है। अब ये जो जल जीवन मिशन है इसके अंदर आप देखो ग्राम पंचायत आते हैं, लोकल कम्युनिटीज़ है जो कि एक यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं लोगों को ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने में। अब यहाँ पे पैसे कौन दे रहा है इस स्कीम में, बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब आप लोग देखो कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, नहीं नहीं ना,
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। दो तरीके की स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो दोनों में अंतर है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर कहने का मतलब कि सेंटर यहाँ पे स्पॉन्सर कर रही है। जब स्पॉन्सर किया जाता है तो आप कुछ परसेंट ऑफ फंड यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हो, ना कि टोटल परसेंट ऑफ फंड यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी यहाँ पे स्कीम आती है वो यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है और 100% फंड यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें तो यहाँ पे सरकार स्पॉन्सर कर रही है, इट मीन्स कि कुछ परसेंट फंड अपने तरफ से देगी, कुछ परसेंट फंड यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि 100% जो है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज काम करती है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो यूनियन टेरिटरीज में अगर किसी भी तरीके का डेवलपमेंट करना है तो सरकार उसके लिए 100% फंड देती है, ठीक है। अब यहाँ पे हिमालय स्टेट्स जो है, जैसे कि कल आपने देखा होगा कि जो उत्तराखंड में ग्लेशियर बर्स्ट हुए हैं, हम लोग भी कई बार ग्लेशियर बर्स्ट पढ़े हैं ना इन्वायरमेंट और जोग्राफी वाले लेसन में। तो ये जो ग्लेशियर बर्स्ट हुए हैं वो उसको कहते हैं हिमालय वाला रीजन है, जम्मू कश्मीर हो गया आपका, तो वैसे रीजन में और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो कि नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, ये सारे जितने स्टेट है वहाँ पे 90% जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और 10% जो फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। लेकिन बाकी जो स्टेट है और भी जो नॉर्मल में बीच में आपको और जो साउथ में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और जितने स्टेट है ना उसमें 50-50% का है। इट मीन्स कि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 50% स्टेट गवर्नमेंट देंगे, ठीक है। तो फंड शेयरिंग भी क्लियर हो गया। अब देखिए कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट यहाँ पे आपका मिशंस लाया गया है। जैसे नेशनल जल जीवन मिशन, यहाँ पे क्या है कि पॉलिसी बनाया जाएगा कि हाँ जी इसके अंदर इस तरीके के काम करने हैं। फिनेंशियल असिस्टेंस जो यहाँ पे सरकार के द्वारा दिया जा रहा फंड के रूप में उसको यहाँ पे कोट किया जाएगा। टेक्निकल सपोर्ट क्या क्या देना है, क्या क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रखना है, वो यहाँ पे मिशन के अंदर रखा जाएगा। सेकेंड मिशन है स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन। इसमें आप समझ रहे हो कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या एक्शन प्लान होगा, फिनेंशियल प्लानिंग क्या होगी और सैनिटेशन यानी कि साफ़ सफाई में कैसे काम करना है। और इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनाया जाता है जिसको डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन कहा गया है। इसमें जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, जो आप लोग भी बनना चाहते हो, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो यहाँ पे अपने क्षेत्र में, अपने ज़िला में इस तरीके के स्कीम्स को बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करें। तो देख सकते हो कि कल को आपको कितना मेहनत वाला काम करना है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली वर्क आएगी। तो इसलिए आप लोग को ये सारे स्कीम्स के बारे में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, है कि नहीं। फिर आता है ग्राम पंचायत लेवल में, यहाँ पे कुछ सम कमिटीज़ भी होते हैं, तो वो अपने लेवल पे, वो अपने स्तर पे जो है रूरल घर में जितने भी जो ग्रामीण क्षेत्र के घर है ना, वहाँ पे वो इस तरीके के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंट आप लोग देख सकते हो टॉप टू बॉटम अप्रोच यहाँ पे लिया जाता है। हर एक सेक्टर्स में अलग तरीके से प्लान बनता है और तब जाकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो पाता है। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या है कि अब यहाँ पे क्या है कि कैसे करना है, क्या क्या यहाँ पे पॉइंट है वो तो रखा गया, लेकिन कैसे करना है ये समझिए। सबसे पहला रखा गया कि टाइम बाउंड कंप्लीशन करना है स्कीम को। इट मीन्स कि टारगेट बेस्ड है कि 4 साल में, 5 साल में, इस तरीके से जो है ना यहाँ पे टाइम बाउंड रखा गया है। जैसे अब आप लोग देख सकते हो कि 140 डेज आपका प्रीलिम्स में रह गया है, तो आप लोग को भी टाइम बाउंड स्टडीज़ करनी होगी। आप लोग की बहुत जल्दी विजन है इसकी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए, मैं इसी मंथ से शुरू कर दूँगी। इस बार लास्ट ईयर बहुत डिले हो गया था, लेकिन इस मंथ से ही मैं शुरू करने का कोशिश करूँगी। आपको लोग को प्लान चार्ट मिल जाएगा, बट हाँ वो थोड़ा पेड होगा, ओपन तो नहीं रख सकती हूँ, नहीं तो विज़न आइज की तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। तो वो मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विज़न आइज की टेस्ट सीरीज़ जरूर सॉल्व कीजिए। जब आप लोग विज़न आइज की मैगजीन अगर पढ़ रहे हो ना, तो उसी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ भी अगर आप उसको सॉल्व कर लोगे ना, तो आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो 100% हो जाती है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसलिए सेम अगर जिस भी आप लोग, मैं विज़न है इसके लिए ही नहीं बोल रही हूँ, अगर आप लोग इनसाइट की भी फॉलो करते हो या फिर जिसकी भी आप लोग देखोगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिसकी भी आप मंथली मैगजीन अगर फॉलो करते हो ना, तो उसकी टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा होगा ना। जो भी आप पढ़ोगे उससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो चीज़ें समझने में और चीज़ों को याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको अनाउंस कर दूँगी, उसका टेंशन मत लीजिए। तो टाइम बाउंड होना चाहिए सबसे पहले, नहीं तो फिर आपको पता है कि प्रोजेक्ट आता है उसकी टाइम एक्सटेंड होती रहती है, फंड एक्सटेंड होते रहते हैं, सारे लोग यहाँ पे मिलके जो सरकार के द्वारा पैसे दिए जाते हैं उसका घोटाला करते हैं, खाते पीते हैं, अपना ऐश मौज करते हैं, लोगों को यहाँ पे सुविधा नहीं प्रोवाइड की जाती है। इसलिए टाइम बाउंड मैनर पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सेकेंड है कि प्रायोरिटी देना है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी होना चाहिए कि वाटर की क्वालिटी। अब ऐसा थोड़ी है कि घर घर तक आप जो है टैप पहुँचा दो, वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी हो जाए, सब लोग जो है वो टैप ओपन करके पानी ले रहे हैं, लेकिन पता चला कि वो पानी तो काला आ रहा है, वो पानी तो आर्सेनिक कंटामिनेशन है। वैसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपका क्या होगा? जस्ट इमेजिन कि आप कहीं के डीसी हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, और आपको वहाँ पे ये काम करना है, तो आप कैसे कैसे लेकर चलोगे? आप सोचोगे ही ना कि नहीं भाई, लोगों को साफ़ पानी, साफ़ सुथरा पानी पहुँचाना है, तो ये भी आपका प्रायोरिटी होगा। साथ ही कोई एक्सपेंडिचर नहीं करना है, खर्च आपको नहीं करना है, जैसे कि उसमें कोई इलेक्ट्रिक चार्जेस हो, या फिर रेगुलर स्टाफ की कोई सैलरी कट हो, या फिर ज़मीन को ख़रीदने के लिए कुछ काम करना है, ये सारा खर्चा एक्स्ट्रा नहीं करना, आप ये कट करोगे। फोर्थ क्या करोगे? यूटिलिटी बेस्ड वर्क करोगे। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग जो अनेबल इंस्टीट्यूशंस है ना, उनको यहाँ पे इंक्लूड करोगे कि वो सही तरीके से काम करें। फोकस करें कि कैसे यहाँ पे घर घर तक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सर्विस प्रोवाइड करना है, वाटर टैरिफ जो है उसको फिर से रिकवर करना है। कई जगह आप देखोगे पानी लोग खरीद के भी पीते हैं, तो पानी में चार्जेस भी लगाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कन्वर्जेंस एक मेथड होनी चाहिए, यानी कि आज के डेट में जो मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट, तो मनरेगा के साथ इसको मिलाकर काम करें, जिसमें कि आप देखते हो कि मनरेगा में भी जो लोग काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं आपको पता है? चलिए आप लोग कमेंट डाउन कीजिए कि क्या 10 एरियाज़ है जिसमें कि मनरेगा के जो लोग होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, कुछ डाइवर्सिफाई कीजिए यार, आप लोग ऐसे ही सीधा सीधा मत पढ़िए, कुछ जाइए आप लोग भी सर्च कीजिए, कुछ मैं मेहनत करूँ, कुछ आप मेहनत करो, इसी तरीके से तो मिलकर हम लोग एक जो मंजिल है वहाँ तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, 10 एरियाज़ ज़रूर लिखने का कोशिश कीजिएगा। और कुछ एरियाज़ आपको यहीं पता चल जाएगा, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में काम करते हैं, कि जो बारिश होती है ना उसकी पानी को कैसे सेव करना है। साथ ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज, यानी कि जो हमारे ज़मीन के अंदर भी जो वाटर है उसको कैसे उसकी लेवल को बढ़ाया जाए। ठीक है, ज़मीन के अंदर भी पानी को भेजना है, साथ ही हम लोग को अपने इस्तेमाल के लिए पानी को जो है स्टोर करके भी रखना है। तो ये 2 काम तो आपको बेसिकली पता चल गया। रेस्ट ऑफ द 8 वर्क्स आपको बतानी है कि क्या क्या क्राइटेरिया है जिसमें मनरेगा के लोग काम करते हैं। नेक्स्ट है कि इंसेंटिवाइज भी करना है। अगर लोग यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, कम्युनिटी जितने भी मिलकर लोग काम कर रहे हैं, तो उनको जो है ना उनके काम के लिए वाह वाह भी कहना है कि वाह क्या काम किया है आपने। अगर काम किया है तो, नहीं काम किया है तो फिर पनिश भी कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट आपको कलेक्टर बनना होगा, जिससे कि आप अच्छे तरीके से काम कर सको। साथ ही वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग और सर्विलांस भी होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा खासा वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स को मेंटेनेंस करने के लिए और उसको सेटअप करने का काम आपको करना ही होगा। ठीक है, तो ये सारी कुछ काम है, यहाँ पे आप समझ गए कैसे आपको काम करना है। अब 13 वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है रखा गया है, जो कि जल जीवन मिशन के अंदर है। सबसे पहले पानी की पीएच लेवल होती है, तो पीएच वैल्यू यहाँ पे 6.5 से लेकर 8.5 तक होगा। टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड कितना है, टर्बिडिटी कितना है, और क्लोराइड कितना है। तो ये सारे कुछ यहाँ पे आप लोग देखो कि 13 वाटर क्वालिटी रखा गया। हर चीज़ को रटने के लिए मत बैठ जाइएगा, ये बस एक आप लोग देख कर नज़र में निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये स्कीम भी कंप्लीट हो गई। एक बार रिकॉल कर लेते कि हमने यहाँ पे जल जीवन मिशन में पढ़ा क्या है। जल जीवन मिशन यानी कि आप समझ रहे हो कि टैप वाटर प्रोवाइड करना है घर तक, और वो भी फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस होना चाहिए। टारगेट है 2024 तक। यहाँ पे आप लोग देखो कि घर तक ही नहीं, स्कूल हो गए, आंगनवाड़ी सेंटर्स हो गए, और भी कोई बिल्डिंग है या फिर हॉस्पिटल्स है, कम्युनिटी बिल्डिंग्स है, तो वो सब जगह जो है पानी होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे जो है बेटर तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज को इस्तेमाल भी करना है और डेवलप भी करना है। कैसे करना है, और यहाँ पे फंड की डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है, कंपोनेंट बताई गई है, और साथ ही साथ क्या क्या यहाँ पे स्टेप्स है वो होना, क्या क्या होना चाहिए, और स्ट्रैटेजी क्या है इम्प्लीमेंट करने का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको दोनों जो यहाँ पे स्कीम्स है वो बेटर तरीके से समझ में आया है। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से आप लोग को आंसर ज़रूर करती हूँ वहाँ पे। साथ ही साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। बहुत सारे आर्टिकल्स अभी भी बचे हुए हैं, उसे बहुत आगे आने वाले दिनों में मैं जल्दी से उसे कंप्लीट करूँगी। साथ ही आपकी बेसिक यहाँ पे कुछ और भी लेसन स्टार्ट होंगे, जैसे कि हमारा हिस्ट्री चल रहा था, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसको मैं कंटिन्यू करूँगी। बीच में रुक गया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क आ गए थे मेरे लिए, बट अब मैं थोड़ा सा स्टेबल होने का कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग की भी प्रीलिम्स नज़दीक आ रही है, तो उस हिसाब से मैं सोच रही हूँ कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लेसन यहाँ पे प्रोवाइड करूँ। ठीक है, और बहुत बच्चों का यहाँ पे था कि मैम सारे वीडियोज़ को मर्ज कर दो, एक मैराथन चलने की जो बात होती है ना, अकेडमी में आप देखो मैराथन चलता है, तो मैं भी कोशिश करूँगी कि इस तरीके की वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड करूँ कि रिवीजन करने में आप लोग को बेटर जो है ना फील कर सको आप लोग। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं हम लोग कल, तो अब तक के लिए थैंक यू।